ऐसे भी हैं। अब तक हमने जो है 3,000 लोगों पर मेहनत की है, उसमें तकरीबन हमारे देखते हुए 1,000-1,500 जो है फिर उस माहौल में जाकर फिर वो बन नहीं सके। नशे का आदी इंसान खुद को खो देता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये चीज़ कहाँ से आ रही है उसकी तहकीकात करें। जिंदगी आपको बुला रही है, आप लौट आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द एंशिएंट टाइम्स। आज हम कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि आप लोग डीजे हल्ली का वाक़या तो आप लोगों के सामने है। इसमें कई बातें जो सामने आ रही हैं, उसमें ये भी एक बात है कि वहाँ के लोग जो है ड्रग एडिक्ट थे। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सैफ सुल्तान एंड डॉक्टर सैयद MC अब्बास मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस बला से नौजवान किस तरीके से बच पाएंगे। सैफ सुल्तान साहब जो है ज़्यादा तारुफ़ के मोहताज नहीं, जो नौजवानों का एक आइडियल कहा जा सकता है। नौजवानों के लिए जो इनके अल्फाज हैं बहुत असरदार होते हैं। आपने सोशल मीडिया में भी कई दफ़ा देखा होगा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, जो नौजवान ड्रग एडिक्ट हो गए हैं या होने वाले हैं या कुछ असरात उनके अंदर हैं, तो उनके पेरेंट्स किस तरह से ये जाने कि वो ड्रग एडिक्ट होने जा रहे हैं या उसके करीब पहुंच रहे हैं? क्या साइंस है इसकी? भाई, एक तो ये हमारे दिमाग से हमको निकालना चाहिए कि मेरा बेटा या हमारे बच्चे ड्रग्स में नहीं हैं। अगर आपके बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन है और आपके वो घर से बाहर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, तो 50% चांसेस है कि वो ये जो ड्रग्स का सिलसिला चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको अपनी आंखें खुला रखना है और आपको ये चेक्स डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैसे जान पाएंगे कि अगर आपका बेटा या आपके बच्चे ड्रग्स में ले रहे हैं या उसके नशे में पड़ गए हैं या लत में पड़ गए हैं? तो फ्यू साइंस हैं, आप देख सकते हैं। एक, सडनली बिहेवियरल चेंज, यानी किसी से बात नहीं करता है, वो रूम बंद रखता है, यानी गुमसुम हो जाता है, मोबाइल लॉक कर देता है किसी को, या सडन एनर्जी आता है उसके बॉडी में, सबसे अच्छे से बात करता है, सडन वो बैठ जाता है। नींद ज़्यादा, दिन में ज़्यादा सोता है, ज़्यादा सोता ही रहता है, कुछ नहीं, बॉडी एकदम लाचार हो जाती है और पैसा मांगता है ज़्यादा, घर में कुछ चीज़ें चोरी हो रही हैं। तो ये सब साइंस हैं। और स्मेल, आपको अपनी नाक ऑलवेज़, उनके कपड़े, उनके करीब जाके, जब भी वो बाहर से आते हैं, जैसे उसको पता ना चले, उसके करीब जाके उससे गले मिलिए, उससे बात कीजिए, मगर दिमाग में यह रहना चाहिए कि यह स्मेल कर रहे हैं। कि अगर पता चला आपको ऐसा पता चला कोई ऐसे सिगरेट या किसमें लत में पड़ गया है, देन आपका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द पेरेंट्स नो। डरने की चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बाहर निकला है, बहुत लोगों ने निकला है, हज़ारों लाखों लोग इससे निकले। फेमस एक्टर है जो बॉलीवुड के दुनिया जानती है, जो कि डॉक्टर्स ने उन्हें नो मोर कह दिया था कि अब ये ख़त्म हो गए, जिनको आप भी जानते हैं। फेमस एक्टर संजय दत्त जो है हो चुके थे, लेकिन बाहर आए और बहुत ही अच्छा करियर जो है दुनिया को उन्होंने दिखाया है, उन्होंने एक सबूत दिया है। हम उनको भी एक आइडियल मान सकते हैं कि हमारा बच्चा हाथ से निकल गया, ये बात नहीं है। हाँ, जब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे ड्रग्स में हैं, तो आपको ये नहीं करना और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बिनो बदतमीज़ है, ये उसको घर से बाहर निकालो, ये सोल्यूशन नहीं होता है। ये आपको ज़िम्मेदार अपने आप को मानना है कि आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब आपको पता चलता है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, बेंगलोर में हैं, पूरे कर्नाटक में हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों को रिहैबिलिट किया जाता है और ट्रीटमेंट भी अच्छा दिया जाता है इसके लिए। मगर इसके लिए आपको अपने बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स, आप थोड़ा एहतियात बरको, आप यू हैव टू इंश्योर दैट कि आप उन पे नज़र रखें, बस पॉजिटिव नज़र। और सर, क्या ये भी ज़रूरी है कि जैसे इन्हें पता चलता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का जो है रिएक्शन उन पर बदल जाता है कि हाथ से निकल गया, इसको घर से बेदखल कर दो, इसको घर में मत जमाओ, या फिर इस तरीके से कि उस पर जो है मार पीट करने लगते हैं, तो फिर उसकी जहनीत शायद इस तरीके से वो भी घर वालों से चिढ़ने लगता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? बेशक हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स जब होता है, हम अपने बच्चों को कुछ गलत करते देखते हैं, तो मारना, पीटना या गाली देना होता है। ये ऐसे बच्चों को ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंट होता है, वो आपके आगे और गुस्से में और ज़्यादा कुछ ट्राई करने शुरू कर देते हैं। मैं भी फ़िलहाल नहीं करेंगे, एक दो हफ्ता बंद चुप रहेंगे,
फिर आप घर पे तो कैद नहीं रख सकते बच्चों को, वो बाहर जाने शुरू करेगा, फिर यही गुस्से से वो और करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जैसे आप जब सब्र करेंगे, दिमाग से आप सोचेंगे, तो आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर सामने आएगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, प्यार से बात करना और उसको समझाना अच्छाई के और बुराई के बारे में, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, या किसी काउंसलर के पास जाना। जैसे मैं यूथ को काउंसलिंग करता हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ऐसे काउंसलिंग करते हैं बच्चों को, और फ्री में भी करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से जाके बात करो। बुज़ुर्गों, हम क्या करते हैं, हम लोग इमीडिएटली बुज़ुर्गों से बात कराते हैं इनका, तो और बच्चों दे नेवर कनेक्ट विद द बुज़ुर्ग, अनफॉर्चुनेटली। यंगस्टर्स से मिलाना, हाँ, कोई यंगस्टर्स उनके एज के 10 साल या ऊपर नीचे हो, जो उनको समझते हैं ज़्यादा, तो उनको जज नहीं करेंगे, जो उनको हराम हलाल टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, तो उनको समझेंगे हाँ तुमसे हो गया, ठीक है, व्हाट हैपेंस, बट हाउ कैन यू कम आउट, ऐसे बात करेंगे ना। तो ऐसे सोल्यूशन हमको बच्चों को देना है, तभी वो मानेंगे इंशाल्लाह। सीधे सीधे उस पर ये कर दिया कि तूने बहुत गलत किया है, ये रॉन्ग वे है, ये है, तो वो फिर और ज़िद में आकर और ज़्यादा करने के इम्कान रहे। तो साथ ही साथ डॉक्टर MC अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, टॉपिक तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल जी, इस पर हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या बच्चे भी खुद से अगर कुछ फ़ीसद बच्चों को ये एहसास हो गया है, तो उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, इस एडिक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। हालांकि जो मेरे भाई हैं जो मुझसे पहले बात किए, सैफ सुल्तान साहब, वो खुद इस विषय पर बहुत अच्छी बात कर चुके हैं। पेरेंट्स के लिए उनको कैसे सावधानी बरतनी होगी, और मैं चाहता हूं कि जो तमाम जो युवा हैं और उनके जो वालिद और वालिदा हैं जो सच्चाई न्यूज़ या एंशन न्यूज़ देख रहे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि आप सब फॉलो कर सकते हैं मुझे और मेरे भाई सैफ सुल्तान को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कभी भी कोई भी चीज़ हो, आप बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आपको पता है MC अब्बास एक नाम है और सैफ सुल्तान है, आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नौजवान हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि क्यों आप ड्रग्स लेके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। जैसे कहते हैं कि लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी अगर ले रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत से, आपके हौसले से आप इस आदत को वहीं पे समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए, तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, हम आपके साथ हैं और आपको जो भी मदद चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने हेल्थ को, अपने जिस्म को, ज़िंदगी को। यहाँ पर मैं एक आपको रोक करके एक सवाल करना चाहूँगा। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर पेरेंट्स हैं, उन्होंने पाला पोसा बच्चे को इतना बड़ा किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बना, और इस वक्त वो अपने बच्चे को ये बात देखते हैं कि वो एक डायरेक्ट एडिक्ट हो रहा है, जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहा, तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा करेंगे। तो मैं ये सवाल एक डायरेक्ट एडिक्ट के नज़रिए से मैं कर रहा हूँ, तो उसे फौरी तौर पर गुस्सा आ जाता है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है, तो वो वापस से फिर उसी चीज़ में मुलव्वस होता है। तो इस वक्त उसको क्या सोचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को दुख कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। खिदमत करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। आपको ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ कि जो भी अगर ड्रग्स लें और इसके शिकंजे में आ गए हों, तो हम हैं मदद करने के लिए, एंशिएंट टाइम्स है मदद करने के लिए, हमारे भाई सैफ सुल्तान साहब हैं आपकी मदद करने के लिए। हमारे से रब्ता कीजिए, हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको काउंसिल करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, और जो भी बन पड़ता है हम करेंगे। लेकिन अपने माँ बाप को बिल्कुल भी दुख मत दीजिए। अगर हैं ऐसे माँ बाप, तो मैं एंशिएंट टाइम्स के द्वारा, सैयद अजद साहब के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें कभी भी कुछ भी हो, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लें, हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो, और हम चाहे जो भी हो जाए, हम आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे, और इस गंदी जो आदत है इससे आपको दूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मेरी और हमारी तमाम टीम की जानिब से। तो नाजरीन, अभी हम आपके सामने DJ हिल्ली के उन इलाक़ों में जाएंगे जहाँ पर इस तरह के मामलात सामने आते हैं। आप वहाँ के भी मामलात को वाज़े तौर से देखें, इस वीडियो को पूरी तौर से। DJ हिल्ली के उन इलाक़ों में मौजूद हैं जहाँ पर ये इल्ज़ामात हैं कि यहाँ पर कुछ नौजवान जो है रास्तों से भड़क गए हैं, टॉबलेट्स हो या इस तरह के नशावार चीज़ों में शामिल हैं। तो आइए, यहाँ के कुछ लोकल हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, DJ हिल्ली का जो इलाक़ा है, यहाँ पर हमने सुना है कि कुछ लोग जो है इस तरह
नशे के शिकार हो गए कि वो अपने आपे में नहीं रहते, यानी उन्हें होश नहीं रहता। क्या वाकई यहाँ के कुछ नौजवान इस तरह शिकार हुए हैं? जी बेशक हो गए, तो यहाँ की तंजीमें उनके लिए क्या मदद फराहम कर रही बहुत मदद कर लेखा है। हैं? जैसे कि नशा मुक्त खोल को थे, अब ये लॉकडाउन से बंद है। बेंगलोर के अंदर जो है अक्सर मैंने देखा है कि हर जगह मैं समझता हूँ कम से कम जो एक एरिया में 90% जगह जो है ये चीज़ बिक रही है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो कई घर जो है बच्चों की वजह से परेशान है माँ बाप। सबसे पहले बात जो है ये नशे की चीज़ जो है लोग घर में नहीं पिकाते जी और कहीं बाजू भी नहीं पिका रहे। जी ये कहाँ से आ रही है? ये लोग कहाँ, कौन लोग सप्लाई कर रहे हैं? इसमें जो इन्वॉल्व आदमियाँ हैं उनके ऊपर पहले एक्शन उठाना है। और ये एरिया में 2 इदारे हैं, डीजे हल्ली के अंदर 2 रिहाब सेंटर है। माशाल्लाह वहाँ के जो रिहाब सेंटर के अंदर जो बच्चे जो हैं, कई बच्चे सुधर के हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि नशे की आदत जो है लड़कियों में भी पड़ रही है कॉलेजों के अंदर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये चीज़ कहाँ से आ रही है उसकी तहकीकात करें और कौन बेच रहा है उसकी तहकीकात करें। उसके बाद जो है ये कॉलेजों में कैसा पहुँच रही है। तो इनका कहना ये है कि इसकी जड़ को अगर पकड़ेंगे कि ये इब्तिदा इसकी कहाँ से, अगर वहाँ उसका रोक लगाएंगे तो शायद बहुत तरीक़े से मामला काबू में आ सकता। हमारे नाज़रीन का एक और सवाल रहेगा आपके लिए। ये तो हो गया जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिस तरीके से बिकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है दवाइयों को भी नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको रोक लगाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? सबसे पहले जो दवा जो है डॉक्टर की जो स्लिप होती है वो दिखाने के बाद ही मेडिकल वाले देना है, ऐसे ही जाके पूछने से नहीं देना है। बहुत से लोग नहीं देते, तो कई लोग देते हैं क्योंकि दाम जो है डबल लेते हैं। तो इन लोगों को पर भी एक्शन लेना चाहिए। यहाँ बिक रही हैं और उन लोगों को भी इसका हिसाब रखना है कि इसका ख़रीदार कौन है, ये जा कर के कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये सारी तमाम चीज़ों पर उनका भी ध्यान होना चाहिए। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे जो यहाँ नौजवान लोग जो है कई नशे में आदी हो चुके हैं, जिनको सही राह दिखाने का एक आपने ज़िम्मा लिया है, आपने इन पीरियड में कैसे केस देखे हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने तो ऐसे केस देखे कि जो माँ बाप बहुत उनके नशा करने की वजह से परेशान रहते हैं। इसकी वजह से जो है वो लोग बार बार हमें फ़ोन करते हैं, तो हम लोग जो है एक मदरसे के तरीक़े से इसको खोलकर इसको चला रहे हैं। जैसा कि हम इसके अंदर जब नशा करने वालों को जब लेते हैं तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि कैसे उसके कलमा सही हो जाए, उसकी नमाज सही हो जाए, इसकी फ़िक्र लेकर हम जो है उसको लेते हैं। और उसको लेने के बाद में 5 कलमे वो ध्यान ये याद करने के हिसाब जैसे वो करते हैं। 20-20 आदमियों को एक हाफिज़ साहब रखते हैं ताकि उनको मुकम्मल उनको तरबियत हो सके। और ये दावत और तबलीग के निज़ाम से हम लोग चला रहे हैं। इसमें जो है प्रैक्टिकल उसको कम से कम इतना है कि नमाज़ पढ़ना आ जाना कि भाई मैं फ़जर की पढ़ रहा हूँ तो किस तरीके से पढ़ूँ, ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ तो किस तरीके से पढ़ूँ। और पढ़ने आने के अलावा उसको वो पढ़ाने वाला भी बन जाए, इसकी भी हम फिक्र करते हैं। और जनाजे की भी नमाज उसको हम सिखा कर भेजते हैं। एक और सवाल रहेगा हमारे नाजरीन का, क्या कोई ऐसा केस आपने देखा जिस केस में बहुत आपकी कोशिशों के बाद आप नाकाम रहे, ऐसा कोई केस आपने देखा? ऐसे भी है। अब तक हमने जो है 3000 लोगों पर मेहनत की है, उसमें तकरीबन हमारे देखते हुए 1000-1500 जो है फिर उस माहौल में जाकर फिर वो बन नहीं सके। फिर उनके माँ बाप भी लाकर हमें नहीं डालने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, और हमारे पास भी वो आने के लिए डरते हैं। हाँ क्योंकि हम इन्हीं को लाकर, इन्हीं को संभाल कर, इन्हीं को बनाने के में मशरूफ़ रहते हैं। फिर ये जाने के बाद में अगर निगरानी रखो बोले तो वो बड़ी दुश्वारी हो रही है, और उसके भी बारे में इंशाल्लाह फ़िक्र कर रहे हैं। आप सरकार से हो या फिर लीडर्स से हो, जो यहाँ के लीडर्स हैं, चाहे कौमी लीडर हो या कोई भी हो, लीडर्स के साथ आपने कभी रब्ता किया? इस तरह का माहौल है, इससे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, कभी आपने उनसे मदद तलब करनी चाहिए? हमने किसी से आज तक मदद नहीं ली। हम चंदा भी करके नहीं चलाते।
हमारी जितने भी जो है उनसे 8,000 रुपये लेते हैं। जो नशा करता है उससे हम 40 दिन के 8,000 लेते हैं पर डे 200 रुपये के हिसाब से। उसमें 3 टाइम का उसको बेहतरीन से बेहतरीन खाना देते हैं और दीनी तालीम देते हैं, उसकी दवाइयों का और उसका ख्याल रखने के लिए वो रकम लेकर उसी में चला आते हैं। इसके लिए चंदा नहीं करते, किसी से जाकर भीख नहीं मांगते वो। नहीं, मेरा सवाल ये था, आपका रिहाब सेंटर जो है ठीक है, ये एक अपने ज़ाती ख़र्च में या फिर उन्हीं लोगों के अखराजात से चल रहा है, क्या इलाके के कुछ लोग जमा होकर के आपस में कभी ऐसा मशवरा किया गया कि यहाँ पर इस तरह का माहौल बन रहा है और ऐसे सरकारी रिहाब सेंटर बने या फिर कंट्रीब्यूशन वाला और बेहतर रिहाब सेंटर बने? आपने कहा कि आपने 3,000 लोगों पर मेहनत की, जिसमें आप 1,500 गालिबन 1,500 लोगों को आपने सुधारने में कामयाब रहे। जो बाकी 1,500 लोग गए यहाँ से निकल कर जो गए, कि इससे अगला क़दम अगर यहाँ नहीं सुधर पाए 40 दिन के अंदर तो अगला क़दम ये रहेगा, जैसे क्लासेस बनाने की आपने कभी सोचा या कोशिश की? नहीं, अब तक तो वो नहीं की। 40 दिन हम लोग मेहनत करके उनको बनाने के बाद उनके घर वालों के पास जब वो जाने के बाद हम कसम खिलाकर उसको तालीम तरबियत देकर भेजते हैं। फिर भी वहाँ पर माहौल में जाने के बाद में उसके घर वाले निगरानी नहीं करने की वजह से फिर उन्हीं दोस्तों के साथ वो बिगड़ कर फिर ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम शुरू कहाँ से हो रहा है? तो ये सिस्टम शुरू हो रहा है खुद जो है अभी तो गली गली में। पहले तो क्या है वो दोस्तों के साथ पीने लगता है, उसके बाद में क्या है वो ख़रीदने लगता है, उसके बाद में बेचने वाला तक बन जाता है, इतना डीप चला जाता है वो। आप सबसे कम उम्र वाले ऐसे शख्स को कब देखा था और क्या उम्र थी सबसे कम उम्र का जो लड़का हो? एक 8 साल का लड़का हमारे पास आया हुआ था, हमारे पास उसका प्रूफ भी है, सबूत भी है। वो अवलड़ी का लड़का था, वो उसकी फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास। ये सिर्फ जो है डीजे हल्ली इलाके के ही लोग एडिक्ट हैं या फिर बाहर से भी एडिक्टेड लोगों को आपने काम किया है? मेरे हिसाब से तो पूरे बेंगलुरु में एडिक्ट हैं। यहाँ तक कि डीजे हल्ली में ज़्यादा हैं करके क्यों बदनाम होता है ये एरिया, इसलिए बदनाम होता है कि ये गरीब इलाका है। ऐसा तो है, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा ना। तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि दूसरे इलाकों के मुकाबले में डीजे हल्ली ज़्यादा है या बराबर है? डीजे हल्ली तो बराबर है, ज़्यादा तो नहीं है, बराबर है। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते कि गरीब इलाका अगर ध्यान देंगे तो कम हो जाएगा। नहीं, देखिए, अब दूसरे इलाके डीजे हल्ली के अलावा जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर इतना लोग नोटिस नहीं करते। आपका ये कहना है अगर वहाँ उस तरीके के लोग होते तो ज़ाहिर सी बात है सामने आ जाते। तो दूसरे इलाक़ों में शायद कम होगा। आप इसमें वजाहत से बताइए कि डीजे हल्ली के इलाके में ज़्यादा हैं या तमाम इलाक़ों में बराबर हैं? डीजे हल्ली केजी हल्ली के इलाके में थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसकी वजह आपको ये मालूम होती है कि गुर्बत की वजह से ये ज़्यादा है? ये गुर्बत की वजह से नहीं, बड़ों के कमज़ोरी की वजह से। गुर्बत में तो आदमी नशा नहीं करता। ये जो है लोग जो अब पुलिस को मालूम है कि कौन बेच रहा है कौन है, उसको कठिन सज़ा नहीं मिलती, उसको कुछ पैसे लेके छोड़ दिया जाता है या कुछ सेटिंग होती है या कोई छुड़ा देता है। ऐसा होने की वजह से ये इम्प्रूव हो रहे हैं। ये लोग पीते पीते बेचने वाले पेडलर बन गए यहाँ पे। अच्छा। ये हमने देखा है। तो इस पूरे रैपेट को ख़त्म करने के लिए आपको क्या लगता है कहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? यहाँ पे पूरे बेंगलुरु के उलमाए कराम अगर ध्यान दें, अगर पुलिस अगर ध्यान दे, अगरचे यहाँ के मोहल्ले के बड़े बड़े अगर ध्यान दे तो ये ख़त्म करने में बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो नाजरीन, आप बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह इसके मज़ीद तफसीलात जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे। जैसे भी हमारे सामने अपडेट आते रहेंगे हम इसकी जड़ों तक पहुंचकर आप लोगों के सामने वजाहत रखने की पूरी कोशिश करेंगे।